पीएम मोदी ने किया अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के तिरुवनंतपुरम में पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। मौके पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्य मंत्री मुरलीधरन और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने गगनयान मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान किया। ये अंतरिक्ष यात्री प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला है। पीएम ने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस विंग दिया। बता दें, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई हमारे साहसिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खड़े होकर तालियां बजाए। तालियों के साथ ही पीएम ने भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने कहा, हम सभी आज एक ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ आकांक्षाओं को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। टेस्ट सीरीज के खिलाड़ियों की बढ़ेगी सैलरी। इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3-1 की बढ़त हासिल कर ली है। इस सीरीज का अंतिम मैच धर्मशाला में 7 मार्च को खेला जाएगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को तोहफा देने पर विचार रहा है। खबर है कि टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोर्ड बड़ा फैसला ले सकता है। दरअसल, भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को हाल ही में आईपीएल 2024 की तैयारियां करते देखा गया था। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें रणजी खेलने की सलाह दी थी, जिसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। खिलाड़ियों के इस रवैये पर बीसीसीआई ने भी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं चौथा टेस्ट जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी उन खिलाड़ियों को मौका देने की बात कही जिनमें टेस्ट क्रिकेट खेलने की भूख है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई ने सैलरी स्ट्रक्चर को फिर से तैयार करने का मन बनाया है। यदि कोई खिलाड़ी एक कैलेंडर वर्ष में सभी टेस्ट सीरीज खेलता है तो उसे वार्षिक रिटेनर अनुबंध के अलावा बोनस दिया जा सकता है। सेना में शामिल हुआ मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम। मॉड्यूलर ब्रिज को डिजाइन और विकसित डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर किया है। कार्यक्रम में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना, डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। भारतीय सेना में आज मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल किया गया है। मॉड्यूलर ब्रिज के सेना में शामिल होने से सेना की इंजीनियर्स कॉर्प्स की क्षमताओं में काफी विस्तार होगा और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण जगहों पर भी सेना और टैंकों को तैनात करना आसान हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित हुए कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से मॉड्यूलर ब्रिज को सेना में शामिल किया गया। मॉड्यूलर ब्रिज को डिजाइन और विकसित डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर किया है। कार्यक्रम में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना, डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय ने मॉड्यूलर ब्रिज के 2585 करोड़ रुपए के सौदे को बीते साल फरवरी में मंजूरी दी थी। इस सौदे के तहत मॉड्यूलर ब्रिज के 41 सेट बनाए जाने हैं। मॉड्यूलर ब्रिज से सेना की सीमा पर मूवमेंट में जबरदस्त इजाफा होगा। खासकर पश्चिमी सीमा पर चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति में मॉड्यूलर ब्रिज का काफी फायदा होगा। सात गुना बढ़ी पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की संख्या। 2023 से 2024 के लिए जारी आर्थिक सर्वे में राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा गया है कि नौकरी चाहने वालों में सबसे अधिक संख्या पढ़े लिखे युवाओं की है। केवल 1 साल के अंदर 7 गुना से भी अधिक नए पंजीकरण हुए हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के सामने आबादी और बेरोजगारी बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी जैसी समस्याओं के चलते देश में बेरोजगारों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस बीच एक नया आर्थिक सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि साल 2022 में असम में रोजगार कार्यालयों में करीब 10 लाख पढ़े लिखे युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि पिछले वर्ष में यह संख्या महज 1.4 लाख थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी बदतर हो गई है।
2023 से 2024 के लिए जारी आर्थिक सर्वे में राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा गया है कि नौकरी चाहने वालों में सबसे अधिक संख्या पढ़े लिखे युवाओं की है। केवल एक साल के अंदर 7 गुना से भी अधिक नए पंजीकरण हुए हैं। कोविड का शिकार रहे भारतीयों में हो रही ये परेशानी। कोरोना संक्रमण पिछले 4 साल से अधिक समय से वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है। महामारी की शुरुआत से अब तक 70.36 करोड़ से अधिक लोग इस संक्रामक रोग की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 69.86 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना सिर्फ संक्रमण की स्थिति में ही नहीं, संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों के लिए भी गंभीर समस्याओं का कारण मानी जा रही है। पोस्ट कोविड के कारण लोगों में कई प्रकार स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही हैं। कोविड-19 के दुष्प्रभावों को लेकर हाल ही में किए गए एक अध्ययन में फेफड़ों की समस्याओं को लेकर अलर्ट किया है। अध्ययन से पता चलता है कि अक्यूट कोविड के बाद भारतीय लोगों में लंग्स डैमेज के मामलों की दर काफी अधिक देखी जा रही है। कोविड-19 ने फेफड़ों की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसके गंभीर और जानलेवा दुष्प्रभावों का भी खतरा हो सकता है। अध्ययन के अनुसार कोविड के गंभीर मामलों के बाद ज्यादातर भारतीयों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। आधे से अधिक लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की है। यूएन में मानवाधिकार की पैरवी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद का सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। यह मानवाधिकार परिषद का 55वां सत्र है, जो सबसे लंबा होगा और अप्रैल तक चलेगा। इस बैठक के पहले दिन भारतीय विदेश मंत्री ने अपने संदेश में मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के पूरे सहयोग का वादा किया और कहा कि भारत मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संदेश में कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल और उच्चायुक्त आपको पूरा समर्थन और सहयोग दें। भारत परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर मानवाधिकारों की सुरक्षा और बढ़ावे के लिए काम करता रहेगा। भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और विविधता भरी सोच में मानवाधिकार गहरे तक समाये हुए हैं। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र को भी संबोधित किया। WHO के साथ भारत ने शुरू किया इस योजना पर काम। भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महामारी नीति पर काम शुरू है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर सरकार राष्ट्रीय महामारी तैयारी योजना बना रही है, जिसे जल्द ही सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। इसमें सुपर बग से लेकर विभिन्न तरह के विषाणुओं की निगरानी और AI तकनीक के जरिए एक ही दिन में जिले से लेकर राज्य और दिल्ली में केंद्रीय एजेंसियों तक संदिग्ध मरीज की जानकारी साझा होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने एक फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला लिया है, जिससे समय पर हमें यह पता चलेगा कि देश के किस जिले में कौन सा श्वसन विषाणु मरीजों में मिल रहा है और उसका समुदाय स्तर पर प्रसार कितना है। आठ विधायकों को अयोग्य घोषित किया। आंध्र प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम ने दलबदल मामले में सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक इस मामले में सत्ताधारी दल युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की अपील की थी। इस पर निर्णायक फैसला लेते हुए स्पीकर ने अनम रामनारायण रेड्डी, मेकापति चंद्रशेखर रेड्डी, कोटाम रेड्डी, श्रीधर रेड्डी और उंदावल्ली श्रीदेवी समेत 8 विधायकों को अयोग्य करार दिया। YSR कांग्रेस के विधायकों के अलावा तेलुगु देशम पार्टी ने मदलागिरी, कर्णम बलराम, वल्लभनेनी वामसी और वासुपल्ली गणेश के खिलाफ अयोग्यता की याचिका दायर की थी। हृदयगति थमने से मकनपुर निवासी CRPF जवान नुसरत हुसैन की मौत। ड्यूटी के दौरान लखनऊ में अचानक पड़ा दिल का दौरा। 45 मिनट तक दर्द से कराहते जवान को विनायक अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान चौथे दिन थम गई जवान की सांसें। CRPF कैंट के DIG ने दिया मृत जवान को गार्ड ऑफ ऑनर। मौत के बाद अस्पताल और गांव में मचा कोहराम। शोक संवेदनाएं व्यक्त करने को प्रशासनिक अफसर, जनप्रतिनिधि और इलाकाई लोगों का पैतृक आवास पर लगा जमावड़ा। देर शाम गांव पहुंचे मृतक शव को CRPF जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। परिजनों के मुताबिक मृतक की सेवानिवृत्ति में 4 माह थे बाकी।
एंटी करप्शन ने आरटीओ कार्यालय में तैनात बाबू को 20,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। ट्रैक्टर एजेंसी की फाइल को रिन्यूअल के नाम पर ले रहा था 20,000 की रिश्वत। आरटीओ कार्यालय में रिश्वतखोर बाबू अमय कुमार प्राइवेट लड़के से करा रहा था अवैध वसूली। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी बाबू और एक अन्य सहायक को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। अमरोहा थाना देहात क्षेत्र के आरटीओ दफ्तर का मामला।